जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, हम जो लेखपाल सीरीज करा रहे थे, इसमें जो है आज हम लोग भारतीय इतिहास में टॉपिक देखने वाले हैं, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल। ये दो टॉपिक हम आज की इस क्लास में खत्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो है इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, यहाँ से जो है आपको सर्वाधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए जो है आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो फैक्ट है इनको आप लोग जरूर नोट किया करिए, क्योंकि यहाँ से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर इतिहास के जो है 31 क्वेश्चन कर चुके थे। आज जो है उसी के आगे हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पुरुष सूक्त जो चार वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। तो ये जो दोस्तों पुरुष सूक्त है ये ऋग्वेद में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें दोस्तों फैक्ट की, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का जो है उल्लेख मिलता है। और दोस्तों, जो ये ऋग्वैदिक समाज है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चार वर्णों में विभक्त है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि जो वेद है, वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है दोस्तों ये सबसे पुराना वेद है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है। तो दोस्तों, ये जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ जो है आश्रम को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ये जो क्लास है ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथियों, यहाँ पर जो है हम ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फालतू के दोस्तों इसमें हम क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो तो उसको जो है कमेंट किया करिए। ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर फैक्ट की बात करते हैं। जो छंदोग्य उपनिषद है इसमें मुख्यतः तीन आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख है। इस उपनिषद में दोस्तों संन्यास जो आश्रम है इसका अभाव है, मतलब इसका उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, जो जाबालोर उपनिषद है इसमें जो है चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस उपनिषद में जो है चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तब आप लोग आंसर लगाइएगा जाबालोपनिषद में। ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है। तो साथियों, जो ऋग्वेद है ये 1028 भजनों का संग्रह है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो ऋग्वेद है इसमें कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथियों, ये जो है सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। और ऋग्वेद के जो ऋचाएं हैं इनका उच्चारण करने वाले को होत्र कहा जाता है। तो ये भी साथियों आप नोट करिएगा, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा किसी के पास बैठना जो है इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है। यह साथियों जो है संस्कृत के तीन शब्दों, उप मतलब होता है समीप या पास में, नि मतलब दोस्तों होता है श्रद्धा पूर्वक या निष्ठा के साथ, और सद मतलब होता है बैठना। मतलब दोस्तों, समीप या पास में श्रद्धा पूर्वक बैठना इसका अर्थ होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, वेदों में लिखे भगवान वरुण के आवाहन सन नो वरुणः को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया था। तो दोस्तों, इसको जो है भारतीय नौसेना के द्वारा अपनाया गया था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय नौसेना दिवस है ये कब मनाया जाता है, साथियों ये जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसको जो उपनिषद के नाम से जाना जाता है। वेद दोस्तों जो है 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और जो उपनिषद दोस्तों हैं ये वेदों के 4 घटक हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि इसको जो 4 घटक हैं कौन कौन से हैं, तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है। और साथियों, यहाँ पर पूछा गया था कि जो अंतिम घटक है वो कौन सा है। तो दोस्तों, जो उपनिषद है ये सबसे अंतिम घटक है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो उपनिषद है इनकी संख्या कितनी है, तो 108 दोस्तों इनकी संख्या है। और भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दशद्वती के बीच का जो भूभाग है डैश के नाम से इसको जाना जाता है। मेरे दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मावर्त के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। साथियों, जो ब्रह्मावर्त प्रदेश है यहाँ पर जो है ऋषियों ने वेदों एवं अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है।
तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्यास और सतलज नदी है, इनके बीच संवाद है। विश्वामित्र, व्यास और सतलज के बीच जो है संवाद है, किसमें? तो ऋग्वेद में। दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है 33वें सूक्त में ऋषि विश्वामित्र और व्यास और सतलज नदियों के मध्य संवाद का वर्णन मिलता है, ये फैक्ट में दिया हुआ है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है वो दोस्तों क्या है? तो ये दोस्तों यजुर्वेद है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों आप सभी को मालूम होगा कि जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में जो है लिखा हुआ है, यही एकमात्र ऐसा वेद है। साथियों जो यजुर्वेद है गद्य और पद्य मिश्रित है। इस वेद में कर्मकांड कराने वाले पुरोहितों को अध्वर्यु कहा जाता था और इसमें दोस्तों यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जो यज्ञ जो है इनके विधि या विधानों का जो संकलन है ये किस वेद में है, साथियों आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में है। इसके दो भाग हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? तो साथियों पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। इसके जो है दो भाग हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो मेरे दोस्त बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो ये उपनयन समारोह है इससे तात्पर्य दोस्तों यह होता है कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है इस समारोह में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों जो जनेऊ है यानी जो यज्ञोपवीत है इसमें 3 धागे होते थे जिन्हें जो है सत, रज एवं तम का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये। और दोस्तों इस संस्कार के उपरांत जो है बालकों को द्विज कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? तो हमने अभी आपको बताया था कि जो सत्यमेव जयते है दोस्तों ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और साथ ही जो ये मुंडकोपनिषद है इसकी दोस्तों जो तुलना है इसमें जो है यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ये किसमें की गई है यज्ञ की तुलना टूटी नाव से? तो मुंडकोपनिषद में। तो दोस्तों जो मुंडकोपनिषद है ये अथर्ववेद से संबंधित है और जो है सत्यमेव जयते भारत जो आदर्श वाक्य है ये इसी से लिया गया है। दोस्तों सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में जो है मौर्य सम्राट अशोक द्वारा जो बनाए गए स्तंभ के शिखर पर जो है ये अंकित है। दोस्तों इसका अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है, ये जो है इसका अर्थ होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जो वेदों के गद्य प्रकरण है ये जो है ब्राह्मण कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेद के दोस्तों जो गद्य प्रकरण है ब्राह्मण द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है इससे। और दोस्तों जो आरण्यक हैं ये आरण्यक शब्द का अर्थ है वन में लिखा जाने वाला और इन्हें दोस्तों वन पुस्तक कहा जाता है और इन्हें जो है जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। दोस्तों ये जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो मेरे दोस्त यहाँ पर बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा जो उपनिषद है ये जो है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ठीक है दोस्तों जो उपनिषद है ये हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? तो ये जो है श्रुति ग्रंथ है और इसमें जो है परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का जो है बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन इसमें किया गया है। दोस्तों ये जो है संस्कृत से जुड़े हैं और 7वीं शताब्दी में जो है दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्र ए अकबर नाम से किया था। दोस्तों इसको जो आप लोग नोट करिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है कि ये जो दोस्तों उपनिषद है इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दारा सिकोह ने किया था। किस नाम से किया था? तो सिर्र ए अकबर के नाम से जो है इसका फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है इंद्र देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ये जो इंद्र देवता है दोस्तों इनका जो वर्णन है 250 बार जो है मिलता है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों जो अग्नि देवता हैं इनकी वर्णन की बात की जाए तो ये दोस्तों 200 बार जो है इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों जो ऋग्वेद है ये प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 इसमें ऋचाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले दोस्तों जो ऋषि हैं इनको होत्र कहा जाता है और इसमें दोस्तों सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के दोस्तों 200 ऋचाओं की रचना की गई है।
और दोस्तों जो वैदिक देवता इंद्र हैं ये वर्षा का चक्रवात के देवता हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये जो है वर्षा व चक्रवात के देवता हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो ये साथियों वर्षा व चक्रवात के देवता हैं, अभी हमने आपको बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो साथियों जो प्राचीनतम वेद है ये ऋग्वेद है, ठीक है। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कनिष्क सहायक में, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है, जो न्याय मीमांसा है, इसमें दोस्तों जो है अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। साथियों बात करें अर्थशास्त्र की तो कौटिल्य द्वारा जो है रचित ग्रंथ है ये, और जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। दोस्तों जो मनुस्मृति है ये हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो ये साथियों जो है यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं जो वेद हैं और उनके जो ब्राह्मण कौन कौन से हैं। इसको साथियों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर बात करें ऋग्वेद की तो दोस्तों वैत्रेय ब्राह्मण और जो कौशिकी ब्राह्मण है ये दोस्तों इसके ब्राह्मण हैं। साथियों अगर वहीं पर बात करें जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें दोस्तों शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद में दोस्तों तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद में दोस्तों टांड्य और जैमिनीय ब्राह्मण, दोस्तों जो अथर्ववेद है इसमें दोस्तों गौपथ ब्राह्मण आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों जो सावित्री देवता है इसमें इनको दोस्तों समर्पित है। ऋग्वेद में जो निहित गायत्री मंत्र है तो दोस्तों जो सावित्री देवता है इनको समर्पित है जो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के दोस्तों तीसरे मंडल में निहित जो गायत्री मंत्र है सावित्री या सविता देवता को समर्पित है, और इस मंडल की दोस्तों रचना विश्वामित्र ने की थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए जो ये वेद है मतलब जो इसकी रचना है, मतलब जो तीसरा मंडल है इसकी रचना है ये किसने किया था? तो दोस्तों विश्वामित्र ने जो है इसकी रचना किया था। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के जो मंडल हैं सबसे पुराने माने जाते हैं। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है, यह आकाश का देवता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो सर्वाधिक प्राचीन पुराण है ये कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो मत्स्य पुराण है ये सबसे प्राचीन पुराण है। बात करें दोस्तों फैक्ट की तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण है ये पुराणों में मिलता है, और इनकी संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान, एवं इसका जो संकलन है ये महर्षि वेदव्यास ने किया है, और जिनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, मार्कंडेय और भागवत पुराण सबसे प्रमुख हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों 5 पुराण आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों धनुर्वेद है, शस्त्र शास्त्र है, आयुर्वेद है, ये दोस्तों उपवेद हैं। यहाँ पर दोस्तों जो योग वेद है ये उपवेद नहीं है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कौन सा उपवेद किस वेद का उपवेद है। तो साथियों यहाँ पर जो उपवेद संख्या 4 है कौन कौन से? तो आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद। इनको दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हम आपको याद करा दे रहे हैं और अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगर बात की जाए जो यजुर्वेद है इसका जो उपवेद है क्या होता है? तो धनुर्वेद होता है। दोस्तों जो यजु है मतलब यजु मतलब युवा याद कर लीजिए, और जो युवा होते हैं तो बहुत धनुर्धर होते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों धनुर्वेद का संबंध जो है इससे हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें ऋग्वेद की तो जो ऋषि होते हैं इनकी आयु दोस्तों बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और दोस्तों इसलिए जो है इसका जो उपवेद है आयुर्वेद हो जाएगा, ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और दोस्तों जो सामवेद है इसका उपवेद क्या होगा? जो सामवेद है जब हम लोग शाम को काम करके आते हैं कहीं से तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि हम लोगों का जो शरीर होता है वो गंध करता है, मतलब बदबू करता है। तो गंध याद ध्यान रखिएगा, गंधर्व वेद, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं।
दोस्तों जो अथर्ववेद है तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जो अथर्ववेद है इसका उपवेद होता है शिल्पवेद। तो ऐसे आप लोग इनको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की जो अधिकांश सभ्यताएं हैं किस नदी के पास स्थित थी। तो दोस्तों ऋग्वेद है इसकी जो अधिकांश सभ्यताएं हैं ये जो है सरस्वती नदी के पास स्थित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो नदियां हैं इनके पुराने नाम भी आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में ये बहुत बार पूछे जाते हैं। साथियों जो यहाँ पर ऋग्वैदिक नाम दिए हुए हैं नदियों के, और यहाँ पर दोस्तों आधुनिक नाम दिए हुए हैं। जो वितस्ता है दोस्तों इसका जो आधुनिक नाम है झेलम है। अस्कनी का दोस्तों आधुनिक नाम चिनाब है। परशुड़ी का जो है रावी है। विपाशा का दोस्तों ब्यास है। और जो सतुद्री है इसका दोस्तों सतलज है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इनको आप लोग नोट करिएगा वीडियो को रोक करके जो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र की जो प्राचीनतम घटना है ये निम्नलिखित किस पाठ में मिलती है। तो साथियों ये जो है ऋग्वेद में मिलती है। हमने आपको बताया था कि ये जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलती है। इसकी रचना है किसने किया था दोस्तों, विश्वामित्र ने जो है इसकी रचना किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित थे। तो दोस्तों ये जो है वज्र महाजनपद से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों फैक्ट यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। दोस्तों जो महावीर स्वामी है इनका जन्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंड ग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था। दोस्तों वैशाली है ये वज्र महाजनपद की राजधानी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो वैशाली है ये वज्र महाजनपद की राजधानी है, ठीक है। दोस्तों जो गौतम बुद्ध के पिता है ये शाक्य गण के जो है प्रमुख थे। और वज्र दोस्तों 8 गण राज्यों का एक संघ था जिसमें लिच्छवी की जो राजधानी वैशाली, विदेह की मिथिला और कुंडग्राम थे, ठीक है। दोस्तों जो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था जिसकी जो राजधानी थी गिरिवज थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि रावी नदी का जो वैदिक नाम है क्या है। दोस्तों जो रावी नदी है इसका वैदिक नाम है परुष्णी है, ठीक है। दोस्तों जो सतुद्री है इसका अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक नाम क्या है, सतलज है। अस्कनी का दोस्तों चिनाब है। वितस्ता का झेलम है। और जो विपाशा दोस्तों है इसका व्यास है आधुनिक नाम, ठीक है। ये भी जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों इसको जो है 10 पुस्तकों या 10 मंडलों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वेद को दोस्तों 10 मंडलों में विभाजित किया जाता है। पहला और दोस्तों जो 10वां मंडल है सबसे नवीन और सबसे लंबा है। दोस्तों जो गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। मंडल दोस्तों जो 9 है ये पूरी तरह से सोम को समर्पित है। दोस्तों जो 10वां मंडल है इसमें पुरुष सूक्त है जो 4 वर्णों का वर्णन करता है। दोस्तों ब्राह्मण की जो उत्पत्ति के बारे में बात करने वाली जो नासाडिया सूक्त 10वें मंडल में ही है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सारे दोस्तों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फैक्ट हम बार बार करा रहे हैं। साथियों इससे जो है आपको ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी दी हुई है वेदों के बारे में, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। जो यहाँ पर ऋग्वेद है इसमें जो है पौराणिक कथाओं के बारे में भजन है। यहाँ पर दोस्तों जो यजुर्वेद है इसे 2 भागों में कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद में बांटा गया है। और इसमें जो है यज्ञीन मतलब यज्ञ, फार्मूले और हथियारों का जो है इसमें ज्ञान की बात की गई है। और दोस्तों जो सामवेद है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति है इसमें। और जो अथर्ववेद दोस्तों है इसमें जो है आयुर्वेद का ज्ञान, मंत्र और तंत्र का जो है इसमें बात की गई है, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है। दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो साथियों यहाँ पर जो गांधर्व विवाह है ये जो है प्रेम विवाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों जो 8 प्रकार के विवाह हैं इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इनको आप लोग देखिएगा। साथियों यहाँ पर जो 8 प्रकार के जो विवाह हैं, पहला दोस्तों है ब्रह्मा विवाह। इसमें दोस्तों वैदिक अनुष्ठानों के साथ समान वर्ण में विवाह किया जाता था। और दोस्तों जो गंधर्व विवाह है इसको प्रेम विवाह कहते हैं। देव विवाह दोस्तों कन्या का पिता अपनी पुत्र को, इसमें दोस्तों कन्या का जो पिता है अपनी पुत्री को दान स्वरूप में किसी पुरोहित को दान कर देता था।
और दोस्तों जो आर्ष विवाह है, इसमें वर पक्ष में गऊ का जोड़ा लेकर कन्यादान किया जाता था। प्रजापत्य विवाह दोस्तों दहेज के बिना किया गया जो विवाह है उसको जो है प्रजापत्य विवाह कहते हैं। आसुर विवाह दोस्तों धन के बदले किया जाने वाला जो विवाह है उसको आसुर विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह दोस्तों कन्या का अपहरण करके जो विवाह किया जाता है उसको जो राक्षस विवाह कहते हैं। दोस्तों जो 50 विवाह है ये जबरन किया गया विवाह है। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग जो है इनके प्रकार जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि मुद्रित सिक्के आमतौर पर किससे बने होते थे। तो दोस्तों जो सिक्के हैं आमतौर पर चांदी के बने होते थे, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनाब नदी का दोस्तों जो ऋग्वैदिक नाम क्या है। तो अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि जो चिनाब नदी है इसका ऋग्वैदिक नाम है अस्किनी है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, प्राचीन शहर चंपा को डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो ये दोस्तों अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो वज्जी महाजनपद है इसकी राजधानी क्या है, तो विदेह या वैशाली है। वहीं पर दोस्तों जो काशी महाजनपद है इसकी राजधानी वाराणसी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्ट नवपाषाण काल का डैश है। दोस्तों सिल्ट है ये नवपाषाण काल का एक उपकरण है। दोस्तों यहाँ पर नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा एक नजर में। भारत में दोस्तों यह अवधि 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। बसे हुए कृषि का जो विकास और पॉलिश किए गए पत्थरों से बने औजारों का उपयोग दोस्तों इसमें किया गया, जिसे सिल्ट कहते हैं। दोस्तों प्रमुख फसलें हैं कौन कौन सी हैं, तो रागी, घोड़ा चना, कपास, चावल, गेहूं और जौ जो है इसकी प्रमुख फसलें हैं। दोस्तों पहिया का आविष्कार इस काल की उल्लेखनीय उपलब्धि थी, जिसका उपयोग जो है परिवहन और मिट्टी के बर्तन बनाने में होता था। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी है ये कौन सी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मथुरा है, ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। और दोस्तों यहाँ पर और भी राजधानियां दी हुई है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों जो राजधानियां है महाजनपद की इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो सूरसेन महाजनपद है इसकी राजधानी मथुरा है। वज्जी दोस्तों इसकी राजधानी वैशाली है। अंग की दोस्तों चंपा है। जो काशी दोस्तों महाजनपद है इसकी राजधानी वाराणसी है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मगध। आइए देखते हैं फैक्ट क्या दिया हुआ है। दोस्तों मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और इसकी जो स्थिति है ये मूलतः दक्षिण बिहार क्षेत्र में थी और इसके जो अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिले शामिल थे। दोस्तों इसकी जो राजधानी है गिरिव्रज या राजगिरी थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। तो ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि साथियों यहाँ पर जो कौन सी राजधानी है, किस महाजनपद की राजधानी है जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। तब दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, जो मगध महाजनपद है इसकी राजधानी जो गिरिव्रज या राजगृह है ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। मेरे दोस्त यहाँ पर जो जीवक है ये दोस्तों उसका नाम था चिकित्सक का। और दोस्तों जो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बिंबिसार था ये जो है हर्यक वंश का संस्थापक था और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। ठीक है, दोस्तों जो अजातशत्रु है ये पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था और दोस्तों वह जो है बिंबिसार का पुत्र था। यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, बिंबिसार अलग है और जो बिंबिसार है ये अलग है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर दोस्तों आज जो है हमने आपको 65 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। ऑप्शन है हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के, अग्नि के। इसका जो दोस्तों आंसर जो है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने जो इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां से जो आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा
और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, इस सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।